नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या इस देश की जनता केवल धर्म और जाति के हिसाब से नाराज होती है या उसकी दूसरी नाराजगी पर पर्दा डालने के लिए जाति और धर्म के आधार पर उसकी नाराजगी को हवा दी जा रही है? क्या मीडिया ने मान लिया है कि लोग आर्थिक मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी से नाराज होते ही नहीं हैं? अगर नहीं तो चैनलों और अखबारों में जनता की नाराजगी जाति और धर्म के आधार पर प्रमुखता से क्यों पेश की जा रही है? क्या इस देश के नौजवानों ने तय कर लिया है कि फॉर्म भरकर 3-3 साल परीक्षा का इंतजार करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन नाराज केवल जाति और धर्म के हिसाब से होंगे? धर्म और जाति के हिसाब से नाराज होकर मुलाकात करने वालों से ही नौजवानों को अब नौकरी मांग लेनी चाहिए। आज के हिंदी अखबारों की यह हेडलाइन बता रही है कि राजनीति और मीडिया की प्राथमिकता क्या हो चुकी है। किसी में अमित शाह को चौधरी कहा गया है तो किसी में अमित शाह के हवाले से यह भी छपा है कि उनका जाटों से 650 साल का नाता है। 650 साल के ये संबंध किस आधार पर निकाले जा रहे हैं? जब आप खबर पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह से एक समुदाय के खिलाफ नफरत की राजनीति को हवा दी जा रही है। इस तरह से जाटों को मना लेने की खबरों को बड़ा किया जा रहा है। जयंत चौधरी ने ट्वीट करके इनकार कर दिया कि अमित शाह के बुलाने पर नहीं गया। वो खबर छोटी खबर के रूप में छपी है। खबर कौन सी बड़ी है, जिसने अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराया वो, या जिसने मान लिया? जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए अमित शाह कैराना जरूर जाएं, जा सकते हैं। कभी कभी कोचिंग सेंटर भी जाएं जहां नौकरी को लेकर नौजवान अपनी जवानी फूंक रहा है। क्या चुनावों के समय जाति और समुदाय के नेता ही नाराज होते हैं? उन्हें मनाने के नाम पर मंत्रियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन नौकरी मांग रहे छात्रों को नाराज क्यों नहीं माना जा रहा है? उन्हें मनाने के लिए, समझाने के लिए कोई मंत्री उनके हॉस्टल या प्रदर्शन में क्यों नहीं जाता है? हम लोग को फौज में जाना है, बट ये सब समझ नहीं रहे। फौज में जाना चाहते हो? हाँ जी, हम सब कुछ रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल सब पास किए हुए हैं, बट फिर भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, यहाँ प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे तो देखते नहीं है, पूरा बैरिकेटर लगा के रखे हैं। रोज टाइम ही देते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? वहीं गुरुद्वारे में खाते हैं और ऐसे ही सोते हैं। वहाँ पे भी नहीं रहने देते हैं। हम लोग तो कभी कभी एक टाइम खाना खाते हैं या फिर ऐसे ही सो जाते हैं। हम लोग अभी ऐसे ही उठ के आ गए हैं। यह रिपोर्ट 22 दिसंबर की है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल ने की थी। 3-3 साल केंद्र सरकार परीक्षा कराने में लगा दे रही है। कर्मचारी चयन आयोग ने 2018 में 60,000 पदों की भर्ती निकाली थी। 55,000 को ही नियुक्ति मिली। 3 साल लग गए उसमें भी। बाकी 5,000 सीटें खाली रह गईं तो उन पर भर्ती के लिए देश भर से एसएससी जीडी के परीक्षार्थी दिल्ली आए। सरकार इन खाली सीटों पर भी भर्ती करे। इनसे श्रम मंत्री से लेकर कार्मिक मंत्री तक किसी ने मुलाकात नहीं की। इसी तरह के सवाल रेलवे के परीक्षार्थियों के भी हैं। 1 करोड़ फॉर्म भरे गए, यानी जिस परीक्षा का संबंध 1 करोड़ परीक्षार्थियों से हो, क्या उसमें इतना वक्त लगना चाहिए था? छात्र कहते हैं कि बीच में प्रक्रियाएं बदली गईं। मंत्री जी कहते हैं बीच में नहीं बदली गई। तो क्या छात्र मनगढ़ंत बातों को लेकर सड़क पर उतर गए? दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्जाम है उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्जाम के प्रोसेस को आगे किया। कोई उसमें देरी नहीं की। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना है रोजगार को। लेकिन छात्र इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि 20 लाख छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है। एक ही छात्र का नाम अलग अलग लेवल की परीक्षाओं में निकला है, जबकि उनका चुनाव तो एक ही सीट पर होगा। इससे फिर से सीटें खाली रह जाएंगी। अगर मंत्री जी के हिसाब से ऐसा नहीं था तो फिर यह भ्रम छात्रों के बीच क्यों फैलने दिया गया?
अभी जो कमेटी का गठन हुआ है तो हम लोग को विश्वास है कि वो अच्छा ही आएगा। अच्छा आएगा तो हम लोग वेट करते हैं। अभी से कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा जब तक कि उनका वो अथी नहीं आ जाए। हम लोग अभी हैं कि रेलवे बोर्ड में हम लोग से मांगा है कि क्या है तो वो अपना पक्ष दो, तो हम लोग पक्ष दे रहे हैं। उसके बाद है कि 4 मार्च तक उनका टाइम है, तब तक हम 16 फरवरी तक तो स्टूडेंट का पक्ष मांगा गया, फिर हम लोग अपना पक्ष दे रहे हैं। फिर वो लोग का क्या आता है वो देखते हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग जब तक देखते हैं क्या आ रहा है उधर से। संसद में भी और बाहर भी सरकार ने बार बार कहा है कि कोरोना की लहरों के कारण भर्ती परीक्षा नहीं हो सकी। लेकिन आप 2020 की खबरों को निकालकर देखिए। इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीबीएसई के छात्र परीक्षा को लेकर कोर्ट गए कि जान चली जाएगी, कोरोना हो जाएगा। तो वहां सरकार ने दलील दी कि परीक्षा हो सकती है, जान नहीं जाएगी। परीक्षा कराने की तरह तरह की नई व्यवस्थाएं बनाई गई। कोर्ट का भी आदेश आया कि परीक्षा होगी और हुई। तो फिर इन छात्रों को 3 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? क्यों नहीं इनके लिए रास्ते निकाले गए ताकि इनकी जवानी के 3 साल परीक्षा के इंतजार में बर्बाद होने से बच जाते? मौजूदा रेल मंत्री कह रहे हैं कि परीक्षा की एजेंसी तय करने में वक्त लग गया। क्यों वक्त लगा? फिर किस आधार पर जनवरी 2019 में भर्ती निकाल दी गई? क्या चुनाव था इसलिए? 2 साल बाद फरवरी 2021 में राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया था कि इसके लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसी नियुक्त हो चुकी है। इस 2 साल की कीमत किसने चुकाई? इन छात्रों ने या रेल मंत्री ने या रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने? रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं को लेकर छात्रों के अलग अलग सवाल। एएलपी टेक्नीशियन की परीक्षा पास कर चुके छात्रों ने लिखा है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। किसी को मेडिकल तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस के आधार पर आपत्ति है, मगर समाधान नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि मोदी सरकार की मंशा है अधिक से अधिक नौकरी देना। उन्हें मंशा की जगह संख्या बतानी चाहिए, कितनी नौकरी दी है और कितनी देने वाले। उस मंशा का हिसाब हम आपको दे रहे हैं जो सरकार ने संसद में दिया है। 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2016 से 2020 के बीच केवल 2,04,945 नौकरियां दी हैं। यह रेलवे का 5 साल का रिकॉर्ड है। 2019 का चुनाव नहीं होता तो इतनी भर्तियां भी नहीं आती। यह रिकॉर्ड यह भी बताता है कि चुनावी साल में दिन रात जितना ज्यादा नौकरी की बात करेंगे, आपके बच्चों के लिए उतनी अधिक नौकरियां आएंगी। भले भर्ती कभी पूरी नहीं होगी। जाति की बात करेंगे तो 2-4 नेता अपना कैरियर बनाकर आपके बच्चों के सपनों का सौदा कर देंगे। रेलवे ने 2016-17 में 27,538 नियुक्तियां की, 2017-18 में 25,507 नियुक्तियां की, 2018-19 में संख्या काफी घट गई, 17,680 नियुक्तियां की। लेकिन 2019-20 में 1,28,456 नियुक्तियां हुई। आप देखेंगे कि पिछले 3 साल की तुलना में चुनावी साल में कई गुना ज्यादा बहाली होती है और उसके अगले साल यानी 2020-21 में नियुक्तियों की संख्या 5,764 पर आ गई। भर्ती नहीं निकलने से बहुत छात्र ओवरएज होकर बर्बाद हो जाते हैं। अगुआ बरतुहार भी नहीं आते हैं। यह एक अलग सदमा है जो नौकरी के साथ जुड़ा हुआ है नौजवानों के जीवन में। नौजवान मुस्लिम विरोधी और नेहरू से नफरत करने वाली मीम ही फॉरवर्ड करते रह गए और भर्तियां सूखती चली गई। यह धोखा सरकारी कर्मचारियों के साथ भी हुआ होगा। मीम फॉरवर्ड करने में उनका भी कुछ टाइम चला गया होगा। यह खबर विजयिता सिंह की है जो आज के हिंदू अखबार के भीतर के पन्ने पर छपी है। केंद्रीय सचिवालय की नौकरियों में 2014 से प्रमोशन नहीं हुए हैं, जिससे अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक स्तर के 30% से ज्यादा पद खाली हैं। कितने ही लोग अधिक सैलरी और प्रमोशन के इंतजार में रिटायर हो गए। कोर्ट में मामले के नाम पर प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन क्या इतने लंबे समय तक मामला टाला जा सकता था? जबकि इन्हीं कर्मचारियों का बयान है कि कोर्ट में केस होते हुए दूसरे विभागों में प्रमोशन हुए हैं। लेकिन हमने इनका बयान प्राइम टाइम के लिए मांगा तो डर के मारे किसी ने नहीं दिया। जब प्रमोशन नहीं होंगे तो सीटें खाली नहीं होंगी, सीटें खाली नहीं होंगी तो भर्तियां भी नहीं होंगी। मगर गोदी मीडिया और आईटी सेल के सहारे नफरती राजनीति की आपूर्ति निरंतर जारी है। अगर मीडिया 1 महीना, सिर्फ 1 महीना रोज
रोजगार पर बात कर दे तो इस देश के लाखों नौजवानों को केंद्र सरकार में नौकरी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास 8 लाख से अधिक नौकरियां हैं। 8 लाख से अधिक। सोचिए, क्या इस रास्ते से आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है? जब भर्ती ही नहीं निकलेगी तो आरक्षण क्या हवा में लागू होगा? 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद सुखराम सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में कुछ जानकारियां दी हैं। इनके अनुसार 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली थे। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक है, यानी 21% पद खाली हैं केंद्र सरकार में। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में, यह अमित शाह का मंत्रालय है, 1,28,842 पद खाली हैं, यहां भी 12% पद खाली हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 66% पद खाली हैं, 12,444 पद हैं और 4,217 पर ही लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 26% पद खाली हैं, यह कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, 42% पद खाली हैं। मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी दे दी जाए कुछ हुजूर। नीति आयोग का हाल देखिए, यहां 32% पद खाली हैं। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह को यह भी बताना चाहिए कि यह पद कितने समय से खाली हैं, क्यों खाली हैं, कब भरे जाएंगे। आपको इतना डेटा सुनकर बोरिंग लगा होगा। यह सब गुड टेलीविजन नहीं है, आकर्षक, क्योंकि इसमें कोई गर्मा गर्म बयान नहीं है जिसे लेकर आप दोस्तों को वायरल कर सकें, फॉरवर्ड कर सकें। प्रयागराज के इस लॉज में पुलिस ने बंदूक की बट से दरवाजा नहीं खोला होता तो इन छात्रों की गरीबी बाहर नहीं आती। इनके शरीर की कमजोरी से आप यूपी के 15 करोड़ गरीबों का सैंपल नहीं देख पाते। इन कमरों का किराया 3,000 का होता है। अकेला एक छात्र नहीं दे पाता तो 4-4 छात्र मिलकर रहते हैं। घर से पैसा आने के इंतजार में ये छात्र कभी कम खाते हैं तो कभी नहीं खाते। ये छात्र गरीब घरों के हैं, इसलिए IIT और मेडिकल के छात्रों की तरह सुप्रीम कोर्ट जाने का हौसला नहीं जुटा सके कि इनकी परीक्षाएं कराई जाए। इनकी क्या गलती है? सरकार के पास जब नौकरी है तो नौकरी की तैयारी ये क्यों नहीं करें? क्या मिडिल क्लास के बच्चे IIT की तैयारी नहीं करते हैं? क्या आपने सुना है कि 1 साल IIT की परीक्षा नहीं हुई है? तो फिर रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने वाले इन गरीब छात्रों के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है? बेहद कम सुविधा में जीने वाले इन नौजवानों के साथ यह मजाक नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये लोग मां बाप के पैसे पर यहां इस तरह से अय्याशी कर रहे हैं? इससे कम में और कोई कैसे जी सकता है? सर, हम लोग धरना देने नहीं गए थे सर। हम लोग अपने रूम में मतलब कि सोए हुए थे और उसके बाद पुलिस आई सर, हम लोगों का दरवाजा तोड़ने लगी। उसके बाद हम लोग दरवाजा खोले सर और वो लोग बिना सवाल जवाब किए हम लोगों के ऊपर ऐसे अटैक किए जैसे आतंकवादी के ऊपर जैसे सर पुलिस रिएक्शन करती उस तरह से हम लोगों के ऊपर रिएक्शन किए सर। वो सर जब आए तो कह रहे हैं गेट खोलो नहीं तो बहुत मारेंगे। गाली भी दे रहे थे सब, ऐसे पूरा बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे थे। हम लोग अंदर थे, डर के मारे हम लोग गेट नहीं खोले, लेकिन बाकी जो सभी लोग थे सभी लोग गेट खोले। सभी लोग को बुरी तरीके से पीटा गया। गेट और देखिए पूरा टूट गया था। हम लोग पीछे से दबाए थे, नहीं तो हम लोग को भी बुरी तरीके से मारते। वो ऐसे हमारे से बिहेव हो रहा था, पूरा एकदम दरवाजा को ऐसे तोड़ दिया जा रहा था। मन लात से वो बंदूक के बटों से पूरा एकदम तोड़ा जा रहा, पूरा कांच तोड़ दिया गया है यहाँ पे। सब कांच देख रहे हैं पूरा लगा है हमारे। आपको कहाँ मारे थे? अरे हाथ पे लगा है हमारे, थोड़ा सा पूरा हाथ पे लगा है पूरा। में हल्दी रखे पूरा लगा के बाद में लगा। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में आमतौर पर गरीब घरों के छात्र होते हैं। उन जातियों के भी होते हैं जिस जाति के नाम पर 2-4 नेता नाराज हो जाते हैं और दल बदल लेते हैं। जिस जाति के नाम पर नेता आरक्षण की बोगस लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन नौकरी और भर्ती की लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि जब तक भर्ती नहीं होगी आरक्षण कैसे मिलेगा? ये नेता अपनी जाति का भाव लगा लेते हैं और बेरोजगारों के सपने रद्दी के भाव भी नहीं बिक रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार बेरोजगार ही हैं। 2017 में जब प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज शुरू हुई थी और केवल इसी एक विषय पर हमने कई हफ्तों तक प्रोग्राम किया था। हम छात्रों से मिले, उनके ठिकानों पर गए, लेकिन कईयों के भीतर नौकरी के नीचे नफरत की एक ऐसी परत दिखती थी जो उस समय नेहरू और मुसलमान से नफरत के नाम पर इनके भीतर बिछाई गई थी। छात्र ही बताते थे
कि नौकरी सीरीज देखते तो हैं, लेकिन इसके बाद भी लड़के मुझी को गाली देते हैं और इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि मेरे कार्यक्रम का लिंक तक शेयर नहीं करते। इलाहाबाद के लड़के ये बात जानते हैं कि मैं उनकी ये बात जानता हूं, जबकि नौकरी सीरीज उनकी जवानी बर्बाद होने से बचाने के लिए थी। 2019 की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि पता चले कि इन तक कौन कौन पहुंच रहा था। तो ये लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस है, गोरखपुर लोकमान्य तिलक, काशी एक्सप्रेस इसको कहते हैं। और इस रेलवे लाइन के उस तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और जिस तरफ मैं खड़ा हूं वो आलापुर इलाका है, जहां पर छात्र जीवन देखने को मिलता है, जहां पूर्वांचल के छात्र आकर लॉज में रहते हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी में, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों की परीक्षा, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, संयुक्त रक्षा सेवा की जो परीक्षा होती है उनकी तैयारी करते हैं। कोई 1 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से करता है। आप देख सकते हैं कि इनकी मेहनत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये कितने घंटे की तैयारी कर रहे हैं जो पूरा पानी लेके बैठ गए हैं? सर जमना अभी कुर्सी पे 1 घंटे से सर तैयारी कर रहे हैं, अभी 2-3 घंटे तो बैठेंगे। सर पापा वन विभाग में। पापा वन विभाग में यस सर। तो आपका भी 5,000 रुपया, तो ये क्या आप आसानी से मिल जाता होगा? नहीं सर, बहुत मतलब कठिनाई से मिलता है। अच्छा जी। घर वाले भी परेशान होते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को क्या हो, मतलब रिजल्ट नहीं आया, बच्चा घर वाले से प्रेशर आने के बाद उब जाता है, फिर एग्ज़ाम मतलब अपना ये तैयारी छोड़ कर कुछ अगला काम करना चालू कर देता है, डिमोटिवेट होता है सर। लॉज में सर 9x9 का रूम होगा, रेंट रूम 4500। मतलब आप भी जो आता है उससे ज्यादा नहीं लिबर्टी नहीं ले सकते कि जाके सिनेमा देख लिए? नहीं सर, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं। और सर मार्केट में भी बाई चांस की बात अलग है कि कुछ फुल्की पी लिया या कुछ खा लिया, लेकिन अगर पर डे कोई चाहे कि 10 रुपये का भी पर डे खा ले तो सर ऐसा कुछ नहीं है। चुनावों के समय आप YouTube पर बहुत से वीडियो को वायरल होता देखेंगे। बहुत से पत्रकार कैमरा लेकर जनता खोज रहे हैं। क्या कोई उन जगहों पर भी जा रहा है जहां पर ये छात्र रहते हैं और कई साल से नौकरी खोज रहे हैं? एक और बात, 25 जनवरी की रात रेलवे की परीक्षाओं के छात्र इस तरह के वीडियो मुझे फॉरवर्ड करने लगे। रात भर उनका यह सिलसिला जारी रहा। मैं समझ रहा था कि छात्र इस समय दहशत में हैं, पुलिस उन्हें खोज रही है। उनके भीतर मची इस दहशत को महसूस करते वक्त मुझे उस दहशत की याद आ गई जब जामिया के छात्र दिसंबर 2019 में अचानक मुझे इसी तरह तरह के वीडियो फॉरवर्ड करने लगे थे। जामिया की लाइब्रेरी के भीतर पुलिस इस तरह घुस आई थी, लाठियों ने लड़की देखी ना लड़का, बस बरसात शुरू हो गई। उसके बाद अपराधियों की तरह इन्हें हाथ उठाकर बाहर आने के लिए कहा गया, ठीक उसी तरह से जैसे इस वीडियो में छात्रों से उठक बैठक कराई जा रही है। लॉज से निकालकर पीटा गया। कई लोगों ने सवाल किया, और यह सवाल जायज है, कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU के छात्रों के साथ इस तरह का सलूक हुआ, तब इन छात्रों और इनके परिवारों ने क्या जश्न मनाया था? इस सवाल का यह मतलब नहीं कि इनके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, बल्कि यह समझना जरूरी है कि क्या छात्र और आप दर्शक पुलिस की हिंसा को सही गलत के आधार पर देखते हैं या हिंदू या मुसलमान के आधार पर? डू यू गेट माई पॉइंट? प्रयागराज की घटना के बाद यह बात जोर देकर बताई गई है कि 6 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। क्या जामिया की घटना के बाद ऐसा कुछ हुआ था? यह सवाल हवा में नहीं उठ रहा है। इस देश में पिछले कुछ वर्षों में कुछ और भी हुआ है। एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए इस तरह के कानून लाए गए कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा होने पर उनसे हर्जाना लिया जाएगा। आप अगर अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि हर्जाना वसूलने वाले इस कानून का इस्तेमाल किस समुदाय के खिलाफ ज्यादा हुआ है, मजहब के आधार पर हुआ है या कानून के हिसाब से हुआ है। 22-23 जनवरी 2022 को अपूर्व विश्वनाथ और असद रहमान की रिपोर्ट आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़िए। लखनऊ और कानपुर से फाइल की गई है। बताया गया है कि कैसे प्रशासन ने बिना सबूत पेश किए एक तरफा लोगों पर हिंसा के बदले हर्जाने का दंड लाद दिया। इनमें दिहाड़ी मजदूर हैं जो अपने हक के लिए हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते। पता चलता है कि हिंसा की एक तरफा व्याख्या हुई है। पुलिस के गोली से उस दौरान 22 लोग मारे गए थे। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं।
कानपुर में नागरिकता विरोधी आंदोलन में हुई हिंसा के नाम पर रिक्शा चालक, तांगा चालक, फल विक्रेता, मुर्गा बेचने वाले, दूध बेचने वालों से पैसा वसूला गया। ऐसे लोगों से वसूला गया जिनकी कमाई दिन की 250 रुपए भी नहीं है। अगर नहीं देते तो घर की कुर्की हो जाती। और अधिक जानकारी के लिए आप इस खबर को एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा किसने की, इसे तय करने की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि किसी आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार भी हिंसा करा सकती है, पुलिस भी हिंसा करा सकती है। क्या आपने शाहीन बाग के आंदोलन के समय नहीं देखा था कि बाहर से 2-2 बार गोली चलाने की घटना हुई? आंदोलनकारियों के खिलाफ गोली मारने के नारे लगाए गए। क्या वो हिंसा नहीं थी? लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। अब आप बिहार के गया से आई इस तस्वीर को देखिए। छात्रों ने ट्रेन की बोगी में आग लगाकर 100% गलत काम किया, लेकिन इस हिंसा के बाद भी आपने किसी मंत्री को इन्हें दंगाई कहते नहीं सुना, ललकारते नहीं सुना, जिस तरह से नागरिकता विरोधी आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस अंतर से किसी को सुविधा हो सकती है, लेकिन इसी अंतर के सहारे आप देख सकते हैं कि राज्य का चरित्र किस तरह से बदल चुका है। आप देखिए कि रेल मंत्री इसके बाद भी संवेदनशीलता की ही बात कर रहे हैं। इनके खिलाफ यूएपीए लगाने की बात नहीं हो रही है। छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। छात्रों ने हिंसा और आगजनी का रास्ता लेकर गलत किया है, लेकिन इस एक घटना से पूरे आंदोलन की छवि हिंसक नहीं बनाई जा सकती है। छात्रों को हताश किसने किया, यह भी एक बड़ा कारक है। छात्रों ने अचानक प्रदर्शन शुरू नहीं किया। दिसंबर के महीने में इन्होंने ट्विटर पर #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट नाम से 3.5 लाख से अधिक ट्वीट किए, ट्रेंड कराया ताकि रेलवे बोर्ड और मीडिया का ध्यान जाए। तब रेलवे बोर्ड ने क्यों नहीं वही कदम उठाया जो आंदोलन के बाद उठाया गया है। और जब उतरे आंदोलन पर तो रेलवे बोर्ड नोटिस जारी करता है कि जो हिंसा करेगा उसे नौकरी नहीं देंगे। ट्रेन की एक बोगी जली है, वो सरासर गलत है, लेकिन इन नौजवानों के सारे सपने जल गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मनीष कुमार इस सवाल पर बात करने के लिए पटना के मोइनुल हक स्टेडियम गए। स्टेडियम बंद है, लेकिन बाहर सड़क पर ही नौजवान सिपाही की बहाली के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर मेहनत करने वाले इन जवानों के सपनों को हर दिन रौंदा जा रहा है। क्या यह हिंसा नहीं है? उनके सपने फूंक दिए गए, क्या यह हिंसा नहीं है? हिंसा तो छात्र किया नहीं है। जैसे कि हम लोग उस दिन थे तो हम लोग कुछ देर थे, सभी मीडिया के साथी लोग थे, तो हम लोग उनसे थोड़ा देर बातचीत हुई, फिर हम लोग अपने रूम चले गए। अब पता नहीं इसमें कौन से उपद्रवी तत्व शामिल हो जा रहे हैं, पता नहीं। सच पूछे तो हम लोग को भी नहीं पता कि कौन इसको लीड कर रहा है। हम लोग अपने स्वेच्छा से, हम लोग के साथ लग रहा है कि अन्याय हुआ, हम लोग बाहर निकल गए। कल तक जब जामिया में लाठीचार्ज होता था या जेएनयू में होता था, तो तुम लोग को अच्छा लगता था? बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट बिरादरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमारा हम लोग जहाँ तक सक्षम थे अपनी बात उठाते थे। सरकार अपने सिस्टम को सुधार क्यों करती है कि जो आंदोलन हो सरकार को कमेटी बनानी पड़े, फिर विचार करना पड़े। तो आप उस समय ही नीट एंड क्लीन व्यवस्था क्यों नहीं लाते हैं, जब सिस्टम आपका है, प्रशासन आपका है, सब कुछ है। तो विद्यार्थियों पर तो इस तरह का कुछ होना ही नहीं चाहिए, जो टीचर लोग पर FIR हुआ या फिर विद्यार्थियों पर। ग्रुप डी की एक परीक्षा होती है जो लोअर क्लास है सबसे, जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम करेगा, जो स्टेशन पर जाकर के मतलब झंडी हिलाएगा। आप उसमें 2 एग्जाम, 1 दौड़, 1 मेडिकल, क्या चाहती है सरकार? क्या बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल आप नहीं समझ सकते? हम लोग भी बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, साधारण परिवार के हैं, जहाँ 5,000 6,000 महीने का आता है। ये रूम रेंट देना पड़ता है, उसमें जीना है, खाना है, ढंग से आदमी पहन नहीं पाता है। इच्छाएं मार के पढ़ते रहता है कि चलो कुछ हो जाएगा तो जी लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। और क्या चाहिए सरकार से? ट्विटर पे 90 लाख लड़का बच्चा किया, 90 लाख होता है। ट्विटर पे कोई ट्रेंड चला दो, फलना 1 लाख होता है तो ट्रेंड में आ जाता है, मीडिया उसको दिखलाता है।
जो भी मुख्य धारा की मीडिया है नोएडा की दिखलाता है, लेकिन यहाँ 90 लाख को भी कुछ दिखलाया नहीं गया। पहले जब जामिया में लाठी चार्ज होता था, जेएनयू में लाठी चार्ज होता था, तो यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र बड़े खुश होते थे। नहीं, खुश होने वाला बात नहीं है। जामिया में, जेएनयू में जब लाठी चार्ज हुआ था, आज से मुझे याद है लगभग 2 साल पहले, तो हम लोग यहीं पटना यूनिवर्सिटी गेट के पास रात में आंदोलन किए थे। क्योंकि छात्र का जो भी मुद्दा है, वो छात्र देश के किसी भी कोने से हो, ठीक है ना, उस मुद्दा पे छात्र को सॉलिडारिटी के साथ रहना चाहिए। वर्तमान में जो मुद्दा है आरआरबी एनटीपीसी का, सरकार का स्पष्ट उसमें गलती है। सरकार अपना जो भी निर्णय है उसको वापस ले। लेकिन हिंसा सही है? नहीं, हिंसा गलत है। जो रेलवे के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो चीज़ गलत है, लेकिन सरकार को बात सुननी चाहिए। बेरोजगारों के पास एक रास्ता और है। वे अपनी नौकरी के लिए उन जाट नेताओं या ब्राह्मण नेताओं के पास जरूर जाएं, जिनसे इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, ताकि वे मान जाएं। उन नेताओं से कहें कि कब तक जाति और धर्म के नाम पर नाराज होते रहेंगे। एक बार नौकरी के नाम पर भी नाराज हो जाइए। उससे पहले नौजवान खुद से एक सवाल पूछ लें, क्या अब वे नफरत के बिना राजनीति करने लायक बचे हैं? मौका मिलेगा तो ये नौजवान फिर से वही करेंगे। लिखकर मेरी बात पर्स में रख लीजिए। नौजवानों की ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप ब्रेक ले लीजिए। गौशालाओं के बनने पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी उत्तर प्रदेश के किसान आवारा मवेशियों से परेशान हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए रात रात भर इस ठंड में जाग रहे हैं। रविश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। इसमें आज भी पानी भरा है और जब बंद किया था तो एक दिन भी गाय नहीं रुक पाई। सीतापुर में रौसा ब्लॉक के भरतापुर गांव के भोले हमें 15 दिन पहले बनी गौशाला दिखाने लाए हैं। तलवम भर दिन वाट ले लिए हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनी गए। जब गौशाला तुमका बनवावक रहा तो आवारा मवेशियों के चलते भारत पाक सीमा के बाद शायद सबसे ज्यादा बाड़बंदी अब खेतों की ही हो रही है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा जल्दबाजी में एक तालाब में ही गौशाला बना दी गई है। ठंड के चलते जब मवेशी बीमार पड़ने लगे तब ग्रामीणों ने ही उनको भगा दिया। भारत का किसान कितना दयालु है। जो आवारा मवेशी इनका खेत बर्बाद कर रही है, वो इस गौशाला में मरने लगी जब, तो आप लोगों ने हटा दिया कि चलो खेत बर्बाद हो जाए लेकिन कम से कम गाय न मरने पाए, मवेशी न मरने पाए। हम लोग सोचा चलो गाय मर जाएगी तो दिक्कत होगी, छोड़ दो, जाने दो, खेत खलिहान खाती है तो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें इसमें? आप ये देखिए कि इसमें गाय रुक सकती है, कहीं सूखी जगह है बैठने के लिए, इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे गाय बैठेगी इसमें? आप देख लीजिए, ये देखिए कितना चारा खिलाया है गायों को, क्या क्या कितनी में छावनी है, वो देखो छावनी लगी क्या जहाँ झील बाबू है उनको दिखाई ज्ञान तिवारी है उन्होंने दिखावा चाहिए। हाँ दिखावा जाएगा कि गौशाला अपना बनवाया हो तो देख लिया अपने भरता ग्राम समाज का गौशाला। ये चहलारी लगती। ये हाल सिर्फ भरतापुर गांव का ही नहीं है। चहलारी घाट के पास यहाँ भी हमें गौशाला दिखी, लेकिन केवल कुछ बांस लगाकर यहाँ भी खाना पूर्ति की जा रही है। रात भरी मरीती है और सुनिए, हाँ पूरी रात भर। आज 15 दिन से हमारा गेहूँ 4 बीघा चली गवा। जब नेता से नहीं कहा तो नेता कहते हैं गौशाला बन रहे हैं, तो पता नहीं साहब कब बने। ज्यादा कहा तो सर हटाए जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ। कहाँ गौशाला साहब, हमका को नहीं देखा गौशाला। दिन के उजाले में सड़कों पर घूमते और बैठे इन मवेशियों की समस्या असल में रात से शुरू होती है। ये मंगलवार रात की तस्वीर सीतापुर के महमदापुर गांव की है। आवारा मवेशियों को भगाने के लिए ग्रामीणों को भी समूह में इस कपकपाती ठंड में इस तरह निकलना पड़ता है। रात को 12-1 बज जाते हैं। 30 दिन को यह काम दिन रात डेली बचाव होते। सब गेहूँ खाएंगे हम लोगों ने। कम से कम 200 जानवर हैं, एक टाइम आ जाते, अकेले निकाले ना निकल, कोई सुनवाई नहीं। 10-15 लोग आए तब खेत निकाल पाए।
खैर, इस जमीनी हकीकत से इतर अब आपको लेकर चलते हैं इश्तहार और घोषणाओं के दौर में। ट्विटर, फेसबुक और मीडिया में गाय के साथ फोटो खिंचवाने और गौशालाओं के उद्घाटनों की तमाम फोटो और खबरें आपको मुख्यमंत्री से लेकर सांसदों तक की मिल जाएंगी। घोषणाओं और इश्तहारों की बात करें तो 2017 में खबर छपी कि हर जिले में बनेगी गौशाला। 2019 में खबर छपी कि गाय सड़कों पर दिखी तो शहर के डीएम एसएसपी नपेंगे। अगस्त 2021 में खबर छपी कि गौ आश्रय स्थल को लेकर योगी सख्त। 15 नवंबर 2021 को खबर छपी कि गौ एम्बुलेंस की शुरुआत, गाय पालने वालों को 1500 रुपए महीना मिलेगा। इतनी घोषणाओं और सख्ती की खबरों के बीच किसान इस समस्या से सालों साल से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बड़ी समस्या 11 लाख से ज्यादा आवारा पशुओं की बात करता शायद ही कोई नेता मिले। सीतापुर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।